एंड ऑल दैट। तो लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी जो है वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के साथ होती है और उस फ्रीक्वेंसी को बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम कहा जाता है, BER। और ये BER जो है बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम, इसकी फ्रीक्वेंसी हर जगह पे अलग अलग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो लेट्स सी द BER फ्रीक्वेंसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्टमक 3 to 4 पर मिनट, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर से नीचे जाते वक्त कम कम हो जाती है। यानी ड्यूडेनम में है 12 पर मिनट, जेजुनम में है 9 पर मिनट, इलियम में है 7 पर मिनट। अब इससे क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सो कॉल्ड लॉ ऑफ द गट, लॉ ऑफ द इंटेस्टाइन्स भी कहते हैं उसको। वो क्या लॉ है, ओरल टू एनल डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे ना वो ओरल टू एनल डायरेक्शंस में होंगे नॉर्मली, एंड दैट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अपर टू लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ओरल टू एनल डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस, और इसलिए फूड विल बी प्रोपेल्ड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑलवेज। ओके, बाय द वे इसको एक ही जगह पे एक्सेप्शन है, याद रखें इस बात को कि naturally the peristalsis occurs from oral to anal direction, that's the law। लेकिन उसको एक जगह पे एक्सेप्शन है, वो कौन सा, कोलॉन में। देखिए कोलॉन में ये हो गया आपका असेंडिंग कोलॉन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड कोलॉन। तो यहां पे ये होता है कि सिग्मॉइड कोलॉन में थोड़ी ज्यादा और असेंडिंग कोलॉन में थोड़ी सी कम, 2 to 6 पर मिनट। इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी ऑफ BER है। आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा था, ऊपर से नीचे तक वो कम कम होते गई थी, एंड दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरल टू एनल डायरेक्शन। यहां पे क्या है, सिग्मॉइड में थोड़ी सी ज्यादा है ये BER की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट, एंड दिस is responsible for antiperistalsis। तो याद रखें एंटी पेरिस्टालसिस नेचुरली भी होता है, तो एक ही जगह पे होता है गट में, GIT में। एंटी पेरिस्टालसिस नेचुरली ऑकर्स फ्रॉम हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन टू द सीकम। ये देखिए ये सीकम है, अपेंडिक्स है, और ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड। तो फूड की जो मूवमेंट है, देखिए इलियम यहां पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां से कोलॉन शुरू हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो आगे मूवमेंट ऐसे होना एक्सपेक्टेड है, राइट। लेकिन होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स्ड ग्रेडियंट ऑफ BER यहां पे एंटी पेरिस्टालसिस भी नजर आता है। मतलब फूड एक बार ऐसे, फूड यानी अब उसका फीकल मैटर बनने जा रहा है, स्टूल्स, तो ऐसे आगे भी जाएगा और फिर इस रिवर्स ग्रेडियंट की वजह से आगे से पीछे भी आएगा। सो रिमेंबर ये एक ही जगह है जहां पे एंटी पेरिस्टालसिस इज सीन नेचुरली सीन एंटी पेरिस्टालसिस। अदरवाइज देखिए वॉमिटिंग में एंटी पेरिस्टालसिस होती है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। लेकिन यहां पे एक ही जगह है जहां पे ये होता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों होता है ये? तो इसकी वजह यह है कि अगर आप कोलॉन के पार्ट्स देखो, असेंडिंग कोलॉन एंड हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, इतना पार्ट जो है ना उसको कहते हैं एब्सॉर्प्टिव कोलॉन। ठीक है, असेंडिंग कोलॉन एंड हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। और फिर रिमेनिंग हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड, इनको कहते हैं स्टोरेज कोलॉन।
कहने का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स सारे एब्सॉर्ब हो गए। अब यहां पे फाइनली एक बार वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्सॉर्प्शन करवा के लेना है, और फिर इसके आगे एब्सॉर्प्शन कुछ नहीं, वो स्टोरेज कोलॉन रहेगा आगे वाला पार्ट। तो उसमें जो है फीकल मैटर है और वो एक्सक्रीट करवाना है। लेकिन वो बनने के पहले जरूरी है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एक बार कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो जाए, और इसलिए देखिए कि ऐसे आगे बढ़ेगा रिमेनिंग फूड स्टफ जो है, जो भी है वो, और फिर एक बार पीछे भी आएगा, फिर आगे जाएगा। सो इसलिए पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस, और शायद इसलिए ये ऐसा रिवर्स ग्रेडियंट यहाँ पे दे के रखा है कि यहाँ एंटी पेरिस्टाल्सिस एक बार हो और सब कुछ एक बार एब्सॉर्ब हो जाए, वाटर वगैरह, और फीकल मैटर फाइनली सॉलिड फीकल मैटर बने। तो ये BER यानी बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और एक फीचर हमें देखना होगा, वो है रिफ्लेक्सेस। उसके पहले आपको जस्ट एक एडिशनल और इन्फॉर्मेशन बताऊं, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ENS, ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो कॉमनेस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो है एसिटाइल कोलिन और सब्सटेंस P। एसिटाइल कोलिन, सब्सटेंस P, ATP भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो ये कॉमनेस्ट एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स है। और कॉमनेस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंटेरिक नर्वस सिस्टम में वो है VIP एंड NO, वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये कॉमनेस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। VIP जो है वो मोटिलिटी को इनहिबिटरी है डेफिनेटली, लेकिन कुछ सिक्रीशंस के लिए वो एक्साइटेटरी है। तो बस इतना याद रखना होगा आपको कि वैसे तो ये कॉमनेस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन कुछ सिक्रीशंस जैसे सलाइवा, तो उसके लिए VIP विल बी स्टिमुलेटरी, अदरवाइज इट्स एन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। इस तरीके से याद रखें। और ऑफ कोर्स एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वेगस फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, एंड फिर पेल्विक सेगमेंट में, पेल्विक रीजन में सेक्रल सेगमेंट्स जो है वो पैरासिम्पैथेटिक, तो वो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करेंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेट अस सी द मोटर फंक्शंस ऑफ द स्टमक, मोटिलिटी ऑफ द स्टमक या मोटर फंक्शंस ऑफ द स्टमक। बेसिकली 3 फंक्शंस है मोटर फंक्शंस में स्टमक के। एक है स्टोरेज। स्टमक इसीलिए बना है कि भाई फूड एकदम से इंटेस्टाइन में नहीं चला जाए, तो पहले स्टोर करके धीरे धीरे इंटेस्टाइन में रिलीज करना है, तो स्टोरेज। दूसरा मिक्सिंग, गैस्ट्रिक जूसेस विल बी मिक्स्ड विद द फूड सो दैट उसको इसकी एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाई जाए, जिसको काइम कहते हैं, CHYME। और फाइनली स्लो एम्प्टीइंग ऑफ दैट काइम इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम। ऐसे 3 मोटर फंक्शंस है। अब तीनों के बारे में कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन बता दूं आपको। स्टोरेज, स्टोरेज किस वजह से पॉसिबल है, स्टमक में स्टोरेज किस वजह से पॉसिबल है? तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक वॉल, ये इवेंट या ये फंडा यहां पे नजर आता है। देखिए ना, जैसे ही फूड यहां पे आएगा स्टमक में, तो द स्टमक वॉल विल रिलैक्स, उसको कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। और ये फूड इस तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा स्टमक में, सो दैट 1 से 1.5 लीटर्स तक भी अकोमोडेट किया जा सकता है विदाउट अलाउिंग द इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर टू राइज मच। इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर को बहुत ज्यादा राइज न होने देना, और ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन करवा के फूड को एकोमोडेट किया जाता है। नहीं तो क्या होता,
अगर ये नहीं होता ना तो बहुत फूड ज़रा ज़रा जाएगा स्टमक में और प्रेशर बढ़ता जाएगा स्टमक वॉल का, लेकिन वैसा नहीं होता बिकॉज ऑफ द रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। दूसरा, मिक्सिंग, gastric juices will mix with the food so that a semi-solid paste called as chyme या शाइम is created। ठीक है, तो स्टमक से जब वो आगे चलेगा ना फूड, तो उसको फूड नहीं कहते, फिर उसको शाइम कहते हैं या काइम प्रोनाउंसिएशन। अब मिक्सिंग के लिए क्या, तो मिक्सिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है रेट्रोपल्शन। रेट्रोपल्शन, देखिए प्रोपल्शन मतलब आगे आगे भेजना, रेट्रोपल्शन मतलब पीछे की तरफ भेजना। तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना, यहां पे हम ये रेट्रोपल्शन देखते हैं। यानी देखिए, पाइलोरिक वॉल विल कॉन्ट्रैक्ट so that some amount of food, some amount of chyme will escape through the pyloric sphincter। वो थोड़ा सा फूड स्फिंक्टर से आगे चला जाएगा, लेकिन बहुत सारा फूड ना उससे रिबाउंड होके वापस भी पीछे चला जाएगा, तो उसको कहते हैं रेट्रोपल्शन। फिर धीरे 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 ये पीछे चला गया हुआ फूड ये वापस चला आएगा आगे, फिर से पाइलोरिक वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर थोड़ा सा काइम जो है वो आगे एस्केप होगा डिओडेनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम में, लेकिन बचा हुआ फिर से पीछे चला गया। तो ये जो पीछे चला जाना है ना वापस, एंड फिर आगे आना, सो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है ये। इस वजह से फूड इज मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूसेस प्रॉपरली। तो मिक्सिंग जो है वो बहुत थरोली हो जाती है और एक सेमी सॉलिड पेस्ट जिसको शाइम कहते हैं वो फॉर्म हो जाती है। याद रखें, मिक्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रेट्रोपल्शन, पाइलोरस में होता है वो। अच्छा, ये सब मैं एक हम बात एज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी, या यहाँ पे आप कह सकते हो इसको कि ये सारा डिस्कशन जो है वो सॉलिड्स को लेकर है। ठीक है, लिक्विड जो है ना वो लेसर कर्वेचर से निकल जाया करते हैं, वो स्टोर नहीं होते। लिक्विड अगर आप लेते पीते हो तो वो वहाँ से सीधे निकल जाएंगे लेसर कर्वेचर से। ये तो सॉलिड्स है, ये ग्रेटर कर्वेचर में और स्टमक में अकोमोडेट होंगे और धीरे 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 मिक्स होते होते आगे बढ़ेंगे। और तीसरा है स्लो एम्प्टीइंग। देखिए, धीरे 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 एम्प्टीइंग होगा सो दैट आगे अब डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो व्हाट इज द नॉर्मल गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम? नॉर्मल गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम जो है वो 4 to 6 आवर्स है। खाना खाने के बाद 4 से 6 घंटे तक ये पूरा स्टमक खाली हो जाएगा और आगे चला जाएगा, सब जो काइम है वो आगे चला जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, इट इज़ लॉन्गेस्ट फॉर द फैट्स। हाँ, फैटी फूड्स के लिए ये सबसे ज़्यादा है 8 आवर्स, क्योंकि फैट जो है सबसे आखिर में एम्प्टी होते हैं। फैट्स मोस्टली फ्लोट होते हैं ऑन द लिक्विड्स या ऑन द फूड स्टफ्स, और वो सबसे आखिर में एम्प्टी होंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप फैटी फूड खाते हो ना तो थोड़ी ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती बाद में। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग इज लॉन्गेस्ट फॉर द फैट्स। अच्छा, ये जो एम्प्टीइंग है, स्टमक का एम्प्टीइंग इनटू द डिओडेनम, तो इसके कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स फेवरिंग एंड फैक्टर्स इनहिबिटिंग। ओके, फैक्टर्स फेवरिंग यानी दे विल प्रमोट द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, ऐसा एक ही फैक्टर है तो याद रखने में आसानी होगी। ओनली वन फैक्टर विल स्पीड अप द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, हैसन द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, और वो है हार्मोन गैस्ट्रिन। तो और याद रखें कि ये स्टमक का फैक्टर है, तो स्टमक का फैक्टर, और वो भी एक ही फैक्टर है, वो फेवर करता है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को। अदरवाइज आप याद रखो कि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग है वो स्लो डाउन करने के लिए ही है, आई मीन स्लो डाउन ही किया जाता है। तो फैक्टर्स दैट इनहिबिट और डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, ये फेवरिंग है और ये
इनहिबिटिंग या डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये सारे के सारे ड्यूओडेनल फैक्टर्स है। तो याद रखे, स्टमक का फैक्टर है वो प्रमोट करने वाला फैक्टर है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को फास्ट कर देगा, रैपिड कर देगा, जबकि ड्यूओडेनम के फैक्टर्स है ना वो इनहिबिट करते हैं स्टमक वॉल को या गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। तो ये कौन से फैक्टर्स है? 4 चीज़ें हैं जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो डाउन करती है। देखिए सीधी सी बात है कि ड्यूओडेनम में कुछ ऐसा चला जाएगा जो सेंस होने के बाद ऐसा होगा कि अरे ये आ रहा है अब ड्यूओडेनम में, तो अब आगे और फूड नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे कर दो उसको अभी। ये इस तरीके से ये रिफ्लेक्स प्रमोट होता है। तो बेसिकली आपको इन दिस रिगार्ड ना एक रिफ्लेक्स का नाम याद रखना होगा, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस मतलब ड्यूओडेनल वॉल से स्टमक वॉल तक का रिफ्लेक्स, ईएनएस के थ्रू जाने वाला रिफ्लेक्स है। तो ये रिफ्लेक्सेस है ना, ये इनहिबिटरी टाइप के रिफ्लेक्सेस है। स्टार्ट होंगे ड्यूओडेनम से, जाएंगे स्टमक तक और वो स्टमक को इनहिबिट कर देंगे, स्टमक की मूवमेंट को। तो ऐसे 4 चीजें हैं जो इसको डिले कर देती है। कौन कौन सी चीजें हैं? याद रखना भी आसान है। देखिए, पहला, इरिटेशन ऑफ द ड्यूओडेनल म्यूकोसा। सोचिए कि कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस, और वो अगर ड्यूओडेनम में चला गया और एब्सॉर्ब होने लगा ब्लड में तो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए क्या है, वो इरिटेशन कर देगा ड्यूओडेनम का, ड्यूओडेनल म्यूकोसा का, और जैसे ही वो होगा ना वैसे ही वो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को इनिशिएट कर देगा। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग विल बी स्टॉप्ड। इसका मतलब वो जो भी पॉइजनस सब्सटेंस था ना वो स्टमक में ही रहेगा, ड्यूओडेनम में और ज्यादा नहीं आएगा, और फिर वॉमिटिंग की सेंसेशन आएगी और वो स्टमक से ही वापस वॉमिट आउट होकर बाहर भी आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव टाइप का मैकेनिज्म है। दूसरा, हाइपरटोनिक कंटेंट्स एंटरिंग द ड्यूओडेनम। देखिए, हाइपरटोनिक कंटेंट्स ड्यूओडेनम में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हाइपरटोनिक कंटेंट्स अगर ड्यूओडेनम में चले गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या करेंगे, ड्यूओडेनम की वॉल में ना ब्लड वेसल्स है ना, उनमें से वो वाटर खींच लेंगे, क्योंकि हाइपरटोनिक है ना, तो वाटर खींच लेंगे ब्लड वेसल्स में से। तो क्या होगा, अचानक ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बहुत सारा वाटर ब्लड से निकल गया तो अचानक सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा और गिडीनेस और फेंटिंग जैसा हो सकता है। इनफैक्ट यही होता है एक सिंड्रोम में जिसका नाम है डंपिंग सिंड्रोम। आपने सुना होगा, जब स्टमक पे सर्जरी की जाती है, स्टमक का पार्ट रिमूव किया जाता है, तो ये जो है ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करने वाला मैकेनिज्म रहता नहीं ना, सीधे वो कंटेंट जो है वो ड्यूओडेनम में चले जाएंगे आफ्टर द गैस्ट्रिक सर्जरी। तो तब जो हाइपरटोनिक कंटेंट्स की वजह से, जैसा मैंने अभी कहा कि ब्लड वेसल में से बहुत सारा वाटर खींच लिया जाएगा टुवर्ड द हाइपरटोनिक कंटेंट जो आपने खाया है, वो हाइपरटोनिक रहेगा तो अचानक से ब्लड वॉल्यूम कम होगा और फेंटिंग जैसा लगेगा। इसके अगेंस्ट मतलब इसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन है ना, तो कैसे होता है, अगर हाइपरटोनिक कंटेंट जो है ड्यूओडेनम में जाते हैं तो देयर आर ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ द ड्यूओडेनम। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स भी एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को इनिशिएट कर देंगे और फिर स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाएगी, सो दैट वो जो कंटेंट आपने खाए हैं ना, अगर वो हाइपरटोनिक है ना, तो उनकी टोनिसिटी को नॉर्मोटोनिक, मतलब उसको नॉर्मलाइज किया जाने तक वो ये स्लो हो जाएगा कि भाई हाइपरटोनिक खाया है, कुछ हाइपरटोनिक कंटेंट है, तो उसको नॉर्मोटोनिक किया जाएगा और फिर ड्यूओडेनम में भेजा जाएगा। तो इसलिए स्लो डाउन होता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। फिर तीसरा जो है वो है एसिडिक काइम या शाइम
एंटरिंग द डियोडेनम। देखिए सीधी सी बात है, डियोडेनम में पैंक्रियाटिक जूस आने वाला है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है ना वो अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं, एसिडिक पीएच में वो काम नहीं कर सकते। और इसलिए अगर एसिडिटी, एसिड या एसिडिक शाइम, मतलब फूड और एसिड मिला के एक एसिडिक कंटेंट अगर डियोडेनम में आना शुरू हो जाएगा और ज्यादा आने लगेगा, तो फर्दर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग विल बी प्रिवेंटेड, डिलेड। ये कैसे होगा? तो एसिडिटी है ना, उसको सेंस करता है यहां का म्यूकोसा, और फिर वो रिलीज करता है एक हार्मोन, उसका नाम है सिक्रिटिन। और ये जो सिक्रिटिन है ये वहां से निकल के, डियोडेनम से निकल के स्टमक के पास जाएगा और पाइलोरिक स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सो दैट गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग और वो एसिडिक काइम जो है वो और ज्यादा नहीं आए। और चौथा फैक्टर है फैट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स एंटरिंग द डियोडेनम। फैट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स एंटरिंग द डियोडेनम। अब ये फैट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो है, ये जब क्या है ना, फैट का डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उनको पहले डाइजेस्टिबल बनाना पड़ता है, फिर उनका डाइजेशन होता है, फिर एब्सॉर्प्शन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसलिए फैट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो है वो फटाफट नहीं जाने चाहिए डियोडेनम और जेजुनम में। इसलिए जरा से भी फैट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स अगर चले गए तो फिर फर्दर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम विल बी प्रिवेंटेड। फर्दर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, और ज्यादा फैट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए, फैट और ज्यादा नहीं आना चाहिए डियोडेनम में, इसलिए फर्दर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग विल बी प्रिवेंटेड, स्टॉप्ड। कैसे? तो जैसे ये फैट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आएंगे ना डियोडेनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम में, तो उसको सेंस करके वहां से एक और हार्मोन रिलीज होगा जो कि है CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये जाएगा स्टमक के पास एंड इट विल डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टॉप कर देगा, गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को स्टॉप कर देगा, इनिबिट कर देगा, सो दैट द फर्दर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग इज प्रिवेंटेड। तो इस तरीके से मोटर फंक्शंस ऑफ द स्टमक और उनका रेगुलेशन है। अभी देखते हैं मोटिलिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है ना, ये दो तरीके की है। दो तरीके की मतलब एक फेड स्टेट में और दूसरी फास्टिंग स्टेट में। मतलब खाना खाने के बाद जो मोटिलिटी होगी, और फिर खाने का पूरा डाइजेशन और उसका एब्सॉर्प्शन हो जाने के बाद फिर फास्टिंग स्टेट में। तो फेड स्टेट या खाना खाने के बाद जो है वो मोटिलिटी दो तरीके की होगी। इन द फेड स्टेट, स्मॉल इंटेस्टाइनल शोज टू टाइप्स ऑफ मोटिलिटीज। एक है सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस और दूसरा है पेरिस्टाल्सिस। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना, दे आर फॉर मिक्सिंग पर्पस। वो small segments of the intestines, they will contract at a time, and so that there will be a proper mixing of the chyme or the partially digested foodstuffs. They will be mixed properly with the digestive juices in the intestine. And peristalsis is meant for propulsion. धीरे धीरे उसको आगे भी तो बढ़ाना है, फिर जेजुनम में से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कराना है, फिर फीकल मैटर एक्सक्रीट होगा बाद में आगे चल के, राइट। फास्टिंग स्टेट में या इंटर डाइजेस्टिव पीरियड में जो मोटिलिटी है,
उसको कहते हैं माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस। माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस या एमएमसीज भी कहा जाता है इनको, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस। ये फास्टिंग स्टेट में। इसके पहले या इसी से जुड़े हुए होते हैं हमारे हंगर पैंग्स। पेट में चूहे दौड़ना कहते हैं ना, तो हंगर पैंग्स, तो ये पेट में दौड़ने वाले चूहे, कुर कुर कुर, हंगरीनेस के वक्त वो ऐसा आवाज आता है ना, वो वैसे। तो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस ये मोटिलिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फास्टिंग पीरियड या पोस्ट एब्सॉर्प्टिव पीरियड, डाइजेशन एब्सॉर्प्शन हो जाने के बाद के पीरियड में। बेसिकली ये इनमें क्या देखा जाता है, मतलब ये मोटिलिटी कैसे है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स है क्या। देखिए 90 मिनट की एक साइकिल होती है। पहले 70 मिनट कुछ नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उस पार्ट में। आप मान लो कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ये चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स। फिर अगले 10-15 मिनट में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे और फिर आखिरी 5 मिनट में एक पेरिस्टाल्टिक वेव, रिंग ऑफ पेरिस्टाल्सिस जनरेट होगी उस पॉइंट से। और ये जो पेरिस्टाल्टिक रिंग है ना, ये पूरे इंटेस्टाइन के ऊपर स्वीप कर देगी। ठीक है, देखो हाँ, डाइजेस्टिव पीरियड में क्या है, पेरिस्टाल्सिस हमने देखी ना, मोटिलिटी। वो पेरिस्टाल्टिक वेव जो डाइजेस्टिव पीरियड में होती है ना, इट ट्रेवल्स ओवर अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड डाइज आउट। वो प्रोपेल कर रही धीरे धीरे फूड स्टफ्स को। एमएमसी वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस वाली जो वेव है ना, पेरिस्टाल्टिक वेव, वो जहां पर भी शुरू होती है, ड्यूडेनम के पहले पार्ट से शुरू हुआ है ये कॉम्प्लेक्स, तो ये वेव पूरे इंटेस्टाइन पे स्वीप ओवर कर देती है। ये फर्क है वो पेरिस्टाल्टिक वेव और यहाँ ये पेरिस्टाल्टिक वेव जो फास्टिंग पीरियड में हो रही है। और इसलिए वो चूहे दौड़ना, मतलब एक्चुअली वो वेव ऐसे दौड़ रही है पूरे इंटेस्टाइन के ऊपर। अच्छा, तो इसका फंक्शन क्या है? ये माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस का फंक्शन है खाने का डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन होने के बाद जो भी बचा हुआ है ना मटेरियल, जैसे कुछ रेमनेंट ऑफ द फूड या डेब्री या फिर म्यूकोसल सेल्स ही हो गई, इन सबको क्लीन आउट कर देना इंटेस्टाइन से, ये इसका काम होता है। ओके, तो और अच्छा 90 मिनट की साइकिल यहाँ पे हो गई फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। फिर ये माइग्रेट करेगा, मे बी थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाएगा, फिर वहाँ 90 मिनट की साइकिल डेवलप होगी और इस तरीके से फिर वो वहाँ से लेके पेरिस्टाल्सिस बचे हुए इंटेस्टाइन पे ट्रैवल करेगा आखिरी के 10 मिनट। तो इसलिए इसको माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस कहा गया है। मैं एक बार लिख दूं, इसके 3 फेजेस होते हैं किसी एक जगह पे, और फिर माइग्रेट होके वो कॉम्प्लेक्स किसी और जगह पे वहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट फेज इज, अच्छा टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है एक जगह पे, फिर वो माइग्रेट करके अगली जगह पे फिर 90 मिनट्स। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज क्वाइसेंट फेज। क्वाइसेंट फेज, क्वाइट शब्द से ये आया है, शांत। 70 मिनट्स। तो क्या होगा इसमें ना, वो सिर्फ स्लो वेव्स दिखेगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा। फिर सेकेंड फेज, फेज 2, 10 to 15 मिनट्स अगले, इसमें क्या होगा, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस विल स्टार्ट। ओके, मतलब some slow waves will be followed by contractions, peristaltic contraction, some slow waves will not be followed by contractions, तो irregular contractions will start। स्लो वेव्स याद है ना, कौन सी स्लो वेव्स, वो हमने कहा था ना स्मूथ मसल में जो स्लो वेव और फिर उसके टॉप पे स्पाइक जनरेट होता है वो। ओके, एंड थर्ड फेज 3 इज कॉल्ड एज एक्टिविटी फ्रंट। ओके, सो ऐसे 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 को नाम है, फेज 2 को फेज 2 ही कहते हैं, और फेज 3 जो है ना उसको भी नाम है एक्टिविटी फ्रंट। इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ईच स्लो वेव विल बी फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, तो ये तो आखिरी के 5-10 मिनट। 2 अहम बातें बता दूं। देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज मोटिलिन। हार्मोन मोटिलिन strengthens the MMC contractions।
ये जो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्शंस है ना, उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम जो करता है वो हार्मोन मोटिलिन है। स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है ये, और वो स्ट्रॉन्ग कर देता है उन कॉन्ट्रैक्शंस को। और ये भी बता दूं, एक ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है ना, वो एक्चुअली मैक्रोलीड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, ओके। लेकिन वो ड्रग इट बाइंड्स टू मोटिलिन रिसेप्टर्स। मतलब क्या, वो मोटिलिन का ही काम करता है, यानी क्या, प्रो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। और इसलिए एरिथ्रोमाइसिन को प्रोकाइनेटिक ड्रग की तरह भी दे सकते हो, मतलब मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड मोटिलिटी बढ़ाने के लिए भी एरिथ्रोमाइसिन को दे सकते हो एज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक एजेंट। तो ये MMCs, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। बाय द वे, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड रह गया, फ्रेज, यू नो, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज हाउसकीपर्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स। हाउसकीपर्स ऑफ द इंटेस्टाइन। हाउसकीपिंग फंक्शन होता है ना, क्या फंक्शन होता है वो, क्लीनिंग अप का काम होता है वो। तो वो क्लीनिंग अप का जो काम है ना, वो ये कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हाउसकीपर्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ज़्यादातर मतलब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का अगर कुछ बचा हो ना, तो वो स्फिंक्टर्स को निगोशिएट नहीं कर सकता ना, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होके उसको प्रोपेल आउट करना, कोई फॉरेन बॉडी अगर फंसी हो तो उसको प्रोपेल आउट करना, ये सारी भी इस दरमियान हो सकता है, ओके। ये पूरे इंटेस्टाइन पे ट्रैवल करती है इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, इसलिए, और वो क्लीन अप कर देता है, इसलिए उसको हाउसकीपर कहा जाता है। अच्छा, बाइल जो है ना, बाइल फ्लो ऑकर्स इन द डिओडेनम एट द पीक ऑफ फेज 2, ये भी याद रखना, बाइल फ्लो विल ऑकर इन द डिओडेनम एट द पीक ऑफ फेज 2। तो ये MMCs, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस। कोलॉन जो है उसकी मोटिलिटी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ही होती है, तो इसलिए मैं उसको फिर से एक बार दोहराऊंगा नहीं। कोलॉनिक मोटिलिटी में भी वो 2 कॉन्ट्रैक्शंस है, एक वो पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंटेशन। अब कोलॉन के जो मसल है ना, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, उसको टीनिया कोलाई कहते हैं। तो ये एडिशनल है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है। आपने देखा होगा कोलॉन में ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रिप ऑफ मसल होता है, दैट्स कॉल्ड एज टीनिया कोलाई। और कोलॉन में ऐसे हॉस्ट्रेशंस होते हैं, हॉस्ट्रेशंस, ये ऐसे आउट पाउचिंग्स। तो यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द मैटर ये हो सकता है।